Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Guyur Hassan from Infinity Garage and today we are here with another review of Honda Civic Reborn जो कि 2006 से लेके 2012 तक पाकिस्तान में लोकली असेंबल की गई थी। और इसके जो लोकल असेंबली के वेरिएंट्स थे वो 4 थे, जिसमें VTI है, VTI Prosmatic है, VTI Oriel एंड देन VTI Oriel एंड Prosmatic। अच्छा, ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत मशहूर रही है और अभी तक मशहूर है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रीमलाइन शेप। एंड आज भी अगर आप जिन लोगों ने अभी तक ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनसे पूछें, वो आपको यही बात कहेंगे कि अगर आज भी होंडा ये गाड़ी अप्लाइड फोर निकालने लग जाए तो हम 11th जनरेशन के बावजूद भी इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे। प्रेफरेंस हर किसी की अपनी होती है, बट नो डाउट दिस कार इज़ अ ड्रीम कार एंड इसकी जो राइड है वो अपनी ही एक जगह पे है। इसके बाद रीबर्थ आई थी। रीबर्थ के अंदर उन्होंने क्वालिटी थोड़ी सी लो करना शुरू कर दी थी। नॉट टू ऑफेंड एनी रीबर्थ लवर्स, रीबर्थ इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल कार, बट स्टिल अगर आपने रिबॉन को एक काफ़ी अर्सा चलाया है उसके बाद अगर आप रीबर्थ में जाके बैठेंगे तो आपको लाइट लाइट फील होती है। तो ये अपने दौर की और अभी तक इस दौर की भी एक शहनशाह गाड़ी है, और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक, ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स ड्राइव, इट्स कंफर्ट एंड द फीचर्स इट प्रोवाइड्स। तो रिव्यू में चलते हैं फर्दर, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द सिनेमैटिक्स। आप थोड़ा सा इस गाड़ी का ओवरव्यू देखें, वीडियोस देखें। तो प्रेजेंटिंग यू होंडा सिविक रीबॉर्न। ओके जी, वेलकम बैक। आई होप आपको इसके सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द वेरिएंट्स। ये गाड़ी इंपोर्टेड वेरिएंट में भी आती थी, लेकिन जो इंपोर्टेड आती थी वो हाइब्रिड में आती है। और जो हमारे यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस 4 वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे उनके अंदर डिफ्रेंसीशन ये है, जिस भी गाड़ी में ओरियल लगा हुआ है रैदर देन इट्स मैनुअल और ऑटोमेटिक, उसके अलावा जो गाड़ी ओरियल है उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स एसेसरीज ज़्यादा मिल जाती हैं। उसके अंदर आपकी फॉग लैंप्स आ जाते हैं जो कंपनी फिटेड आते हैं। ओरियल के अंदर लोगों के यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि ओरियल सिर्फ सनरूफ को कहते हैं और बाकी गाड़ी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। जो सादी VTI है और VTI प्रोस्मेटिक है उसके अंदर आपको सेंटर में पैनल नहीं मिलता जो LED होती है। उसकी जगह एक सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई LED कोई डिस्प्ले नहीं आती है। उसके बाद आपको उस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं मिलते। थर्डली, जो सिंपल VTIs हैं उनके यहाँ पे ये आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, उनका इंडिकेटर यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। और उसके अलावा आपको उसके अंदर व्हील कप्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड लास्टली मैंने आपको फॉग लाइट्स का बता दिया था आई गेस। फॉग लाइट्स आपको उसके अंदर नहीं मिलती हैं जबकि इसके अंदर कंपनी फिटेड आती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि VTI ओरियल प्रोस्मेटिक है, इसके अंदर कंपनी फिटेड आती हैं जिसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं, सनरूफ आ जाता है, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, फॉग लाइट्स आ जाती हैं। और ये वाले जो इंडिकेटर के ट्रिम्स हैं ये भी इसी के अंदर आते हैं साइड मिरर के अंदर। तो इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी के अंदर हमें 2 एयरबैग मिलते हैं और ABS ब्रेक्स मिलती हैं, जो कि अपने टाइम पे काफ़ी अच्छे माने जाते थे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स जो इस गाड़ी के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो मेजर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो जो मैं इसकी ड्राइव को भी आपको दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। इस गाड़ी का पावर का मसला ताहयात रहता है। आप जब मर्जी इसको जितना मर्जी सही करवा लें, ये फिर थोड़े ऐसे बाद पावर का मसला निकालती रहती है। यहाँ तो इसका पावर हार्ड हो जाता है, या इसका पावर लीक हो जाता है। तो ये इसका एक जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आपको जितनी भी रिबॉनें यूज़ मार्केट में मिलेंगी उनका यहाँ तो आपको पावर हार्ड फील होगा, यहाँ चलता नहीं होगा। यहाँ थर्डली जो मोस्टली प्रेफरेबल होता है, जिन्होंने भी रिबॉनें रखी हुई हैं वो इसकी ये सारे
काम से बचने के लिए इसको एक ही दफ़ा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग लगवा देते हैं, जो कि एक अच्छा खासा खर्चा है, 40-50 हज़ार आजकल उसकी कॉस्ट आ रही है आज के इस टाइम पे। बट स्टिल वो इसके एक तो आपको ये लाइबिलिटी से छुड़ा देता है कि बार बार तेल कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पावर हार्ड हो रहा है, तो वो उससे आपकी जान छूट जाती है। एक इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ये था। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, अगर आपके पास रिबॉन है या अगर आप रिबॉन लेने का सोच रहे हैं, तो जब भी लाहौर में या जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, जब भी बारिश होती है, तो काइंडली इस गाड़ी को गराज के अंदर रखें। या उसका एक हल भी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका गाड़ी का जो इनटेक है उसका फेस नीचे को होता है, और जब भी ये गाड़ी पानी के अंदर अगर डंक हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल आप ये लाइट तक इसका पानी आ रहा होता है और लोग गाड़ी ले जाते हैं पानी के अंदर, या आई गेस में भी इससे भी थोड़ा सा नीचे, सिर्फ यही ना कंसीडर करना कि मैंने लाइट तक कहा था तो मैं फिर भी उससे थोड़ा सा नीचे था, ले गया हूँ गाड़ी। जब जहाँ पे गहरा पानी खड़ा होता है काफ़ी, जैसे बारिशें होती हैं तो काफ़ी खड़ा हो जाता है हमारे, तो इसको अंदर रखें बेहतर है। इसका इनटेक का जो फेस होता है वो नीचे की तरफ होता है। बेसिकली होता क्या है, जब आप ये गाड़ी को ज़्यादा पानी के अंदर डिप कर देते हैं तो वो जो इनटेक है वो पानी सक कर लेता है और वो इंजन में चला जाता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन बर्बाद हो जाता है। तो ये इस गाड़ी का एक मैन्युफैक्चरिंग इसको फॉल्ट कह लें, या उन्होंने इनटेक बड़ी एक वियर्ड किस्म की प्लेसमेंट पे दिया था। इसका एक सिंपल हल भी है, अगर आपने इसको ख़त्म करना है, इसका अपना इनटेक निकालें जिसका मुंह नीचे की तरफ जाता है, वो सारा निकल जाता है। और कहीं भी जो हमारे हैं ऑटो शॉप्स हैं, जैसे मोमो ऑटो मार्ट है, सीगल मोटर्स है, या मिंटगुमरी रोड चले जाएँ, वहाँ पे बेतहाशा हैं, तो आप उनके पास जाएँ और जाके एक इसका एक इनटेक मिलता है, मशरूम इनटेक, वो सारा निकाल देंगे। और आई गेस 5,000 रुपये का वो खर्चा है, उसके अंदर उसका एक पाइप होता है और आगे मशरूम इनटेक होता है, वो इसका यहाँ ऊपर करके लग जाता है। तो उससे आपका वो वाला मसला हल हो जाता है। अदर देन दिस, इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं थे, या बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं निकालती है। थर्डली मैं आता हूँ इस गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर, जो कि एक सबसे बड़ा मिथ है पाकिस्तान में इस वक्त करंटली। इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो सिविक्स के अंदर सबसे सस्ती है। जो इससे पुरानी शेप्स हैं, ईके हो गई, सीएफ हो गई, उनकी मेंटेनेंस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसके बाद रीबर्थ आ जाती है और सिविक एक्स आ जाती है, उनकी मेंटेनेंस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसकी मेंटेनेंस आजकल इसलिए बहुत लो है क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट मार्केट्स के अंदर बहुत आम है। अच्छा, ये अगर आप लोकल शॉप्स के ऊपर जाएंगे तो वो आपको लूटेंगे, क्योंकि ये गाड़ी का मुंह है, होंडा है भाईजान जी, इसका तो स्पेयर पार्ट बहुत महंगा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट अगर आप बिलालगंज जैसी मार्केट में जाएंगे आपको नहायत सस्ता मिलेगा। तो उसको मैं आगे आपको फर्दर भी रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि मैंने कैसे इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट ख़रीदा है और कैसे मुझे आइडिया है कि क्या चीज़ कितने की है। ये वाली गाड़ी हमने फैमिली में बहुत ज़्यादा रही है, नॉट स्पेसिफिक दिस व्हीकल, लेकिन रिबॉन हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा रही है, और इसके ऊपर हमने लॉन्ग टूर्स के ऊपर भी बहुत गए हैं, और मोस्टली जब भी इतफाक़ हुआ है हम ऑटोमेटिक के ऊपर गए हैं, और मैनुअल वाली भी रखी हुई हैं। तो लोकल एवरेज जो इस गाड़ी की ऑटोमेटिक वेरिएंट में आती है वो अराउंड 8 to 9 है, जो आपको सिटी के अंदर देती है। एसी चलाएं ना चलाएं इसकी एवरेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1800 सीसी इंजन है, तो वो हमारी आ जाती है। अगर 1000 सीसी गाड़ी होती है तो उसके ऊपर एसी चलाओ तो लोड पड़ता है, और एक भी एवरेज का फ़र्क पड़ता है। ये गाड़ियाँ लोड नहीं लेती हैं एसी चलाओ तो, इसलिए इनके ऊपर एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो लोकल एवरेज 8 to 9 है, और लॉन्ग के ऊपर अगर आप इस गाड़ी को लेके जाते हैं तो ये शहज़ादी है। इसकी जो एवरेज है, अगर आप इससे निकालना चाहें तो आप इसको कंटिन्यूसली अगर 100 के ऊपर चलाएंगे तो ये आपको 18 तक भी एवरेज दे देती है। लेकिन ऑब्वियसली जब ये आपके पाँव के नीचे होगी तो आप इसको 100 के ऊपर नहीं चलाएंगे, और कम अज़ कम जो होता है आप एक स्पीड लिमिट जो हमारी है मोटरवे की उसके ऊपर भी चलाएं तो 120 के ऊपर आपको ये गाड़ी अराउंड 16 to 17 की एवरेज दे देती है। क्योंकि 100 के ऊपर इसका आरपीएम जो है वो परफेक्टली 2 के ऊपर मेंटेन होता है, इसके इंजन पे इतना लोड नहीं पड़ता। तो कंटिन्यूसली अगर आप 120 पे भी चलाते हैं तो 2 सवा 2 के बीच में इसका आरपीएम रहता है, और ये एवरेज बहुत एक्सेप्शनल देती है। इस गाड़ी के ऊपर हम बाबू से टॉप भी गए हुए हैं, और लॉन्ग ट्रैवल्स के ऊपर इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जो कि सारी सिविक्स की कम होती है। और ग्राउंड क्लियरेंस का सीन ये होता है कि अगर आप पीछे 3 बंदे बिठा दें, आगे 2 बंदे बिठा दें, तो ये जंप पे गाड़ी लगती है नीचे से। तो ये होगी ग्राउंड क्लियरेंस और फ्यूल एवरेज। लॉन्ग के ऊपर गाड़ी आपको बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं फील होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप स्पीड इसकी 210 भी क्रॉस कर जाती है। और थर्डली जो है मैं आपको इसका मैनुअल वेरिएंट का अगर आपको मैं बताऊं, मैनुअल वेरिएंट की बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लॉन्ग के ऊपर एवरेज सेम है, और अगर आप सिटी में मैनुअल को प्रेफर कर रहे हैं तो मैनुअल वाली जो है वो आपको 9 से 10 तक एवरेज दे सकती है, एंड स्टिल दैट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। तो अगर आप उसको भी खींच के चलाएंगे तो वो भी 8 पे आ जाएगी। अगर आप उसको बहुत तमीज़ से शहर में चला लेंगे, कम आरपीएम के ऊपर गेयर शिफ्ट कर लेंगे, तो वो आपको 9 से लेकर 10 तक एवरेज शहर के अंदर भी दे देगी। एसी की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की नहायत एक्सेप्शनल है, सीटिंग कंफर्ट नहायत एक्सेप्शनल है।
इस गाड़ी की जो राइड है ये अपनी राइड की वजह से ही मशहूर है। अगर आप इस गाड़ी के ऊपर लॉन्ग पे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी इसमें थकन नहीं फील करेंगे। नॉट सिर्फ के अगले पैसेंजर्स जो आपके पीछे भी बैठे होंगे, इसकी पिछली सीटें भी बहुत कंफर्टेबल हैं और लगेज रूम भी बहुत अच्छा है। तो आप इसके अंदर अपना सामान बहुत ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बूट स्पेस जो है मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो काफ़ी लगेज कैरी कर सकता है। उसके अलावा जो सीटिंग कम्फर्ट है वो मैंने आपको बताया है, नहायत एक्सेप्शनल है। तो आ जाए, हम आपको क्लोजली अब गाड़ी दिखाते हैं और आगे रिव्यू को लेकर चलते हैं। लें जी, ये इस गाड़ी की आउटर लुक जो कि नहायत खूबसूरत है। और इसको अगर आप स्टॉक भी रखें तो ये गाड़ी एक स्पोर्टी लुक देती है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दे दें तो ये गाड़ी नहायत ही एक्सेप्शनल लुक देती है। तो बहुत ही इसकी स्ट्रीमलाइन सी बॉडी है, जिसकी वजह से इसको हवा के जो एरोडायनामिक्स हैं इसके वो बहुत अच्छे हैं, और जिसकी वजह से ये 200 ईजिली क्रॉस कर जाती है। ये आप इसकी साइड प्रोफाइल देखें, ग्राउंड क्लियरेंस का आपको इससे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने सस्पेंशन का काम A to Z अभी करवाया और ये अपनी स्टैंडर्ड हाइट पे है गाड़ी। कोई टायर प्रोफाइल नहीं इसकी छेड़ी हुई, जो इसकी स्टॉक आती थी वही डली हुई है। और सस्पेंशन जो इसका जेन्युइन जैसे होना चाहिए वो ये गाड़ी की स्टैंडर्ड हाइट पे है। ये इसकी बैक लुक आ गई। एंटीना ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये गाड़ी में लगा हुआ नहीं आता। ये गाड़ी आज तक सिर्फ अपनी इन लुक्स की वजह से ही मशहूर है, और लुक्स के अलावा जो इसका राइड कंफर्ट है और जो इंटीरियर है, इसके अंदर काफ़ी इंटीरियर चेंज हुआ था और आपको एक कॉकपिट की लुक आती है जो आपको कभी भी इस गाड़ी से बोर नहीं होने देगी। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्राइविंग साइड के ऊपर और आपको मैं इसका ड्राइविंग साइड दिखाता हूँ। जब आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे आपको ये इंटीरियर नज़र आएगा। जो कि नहायत ही खूबसूरत है। ये है जी इसकी बैक की स्पेस, एंड ये सीटें भी अगली वाली काफ़ी पीछे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो बहुत ही एक सफिशेंट सी स्पेस है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मैंने पिछले रिव्यूज़ में भी बताया हुआ मेरी एक स्टैंडर्ड सी हाइट है 5.85। तो ये आप देख लें, अगर मेरे जैसा बंदा बैठेगा तो भी बीच में काफ़ी स्पेस है, तो एक 6 फुट का बंदा भी यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। और ये इसका बैक रूम है। अच्छा, जो सिंपल आपको VTI आती है उसके अंदर एक डिफरेंस हमारा रह गया। इस गाड़ी के अंदर आपको लाइट्स काफ़ी मिलती हैं, ये पिलर्स में मिलती हैं 2, उसके बाद आगे आपको 2 मिलती हैं। ठीक है, और थर्ड आपको यहाँ पे, फोर्थ सॉरी, यहाँ पे मिलती है। जो आपकी सिंपल वेरिएंट्स है VTI एंड VTI प्रोस्मेटिक, उनमें यहाँ पे सनरूफ नहीं होता, उनके यहाँ सेंटर में एक लाइट होती है। तो ये बात भी आप माइंड में रखिएगा। तो ये है कि आगे हमारा गाड़ी का रूम। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइविंग पोर्ट की तरफ। अच्छा, मैं आपको इसकी मेंटेनेंस का बता रहा था, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने गाड़ी के अंदर काफ़ी काम करवाने थे, तो मैं इसको बिलालगंज लेके गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सस्पेंशन की ओवरऑल जो कॉस्ट आई है मुझे, वो A to Z मैंने करवाया, फ्रंट एंड बैक दोनों, जिसके अंदर पावर का काम था। उसके बाद इसके फ्रंट के दोनों शॉक रिप्लेस हुए हैं। उसके बाद दोनों गोडों का सेट और बुश और एंडियाँ और फ्रंट के 2 माउंटिंग भी इसके रिप्लेस हुए हैं। तो ये टोटल जो मुझे इस गाड़ी की कॉस्ट आई है वो 40,000 आई है। एंड दिस इज सिविक, जिसका लोग कहते हैं कि भाई इसका तो लाख रुपया सस्पेंशन पे लग जाएगा। लग जाता है, लेकिन पुराने मॉडलों का लगता है। इसका अभी क्योंकि सामान जो है वो इजीली अवेलेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैंने बिलालगंज से काम करवाया था, तो वहाँ से काफ़ी मुनासिब काम हो जाता है। सेकंड जो मैंने आपको कंपैरिजन बताना था, इस गाड़ी का ये मास्टर स्विच जो था वो ख़राब था। ये वाले जो बटन्स थे ये काम नहीं करते थे, एंड ये वाला बटन भी जो इसका काम नहीं करता था। ये बेसिकली लॉक अनलॉक का बटन है। तो मुझे ये वाला इसकी ये पूरी किट होती है, मुझे चाहिए थी। जो मैंने यहाँ पे अपने वॉल्टन से रेट इसका पता किया था, उन्होंने कहा था जी इसकी तो बहुत महंगी किट है, और मुझे यहाँ पे इसका रेट मिला था 8,000 रुपीज़। एंड जो इसका ये वाला स्विच था ये काफ़ी फ्री था, ये मैंने नया डलवाया। इसका मुझे रेट यहाँ पे मिला था 3,500। अब मज़े की बात ये है, क्योंकि मैं बिलालगंज सस्पेंशन का काम करवा रहा था, मैंने इन दोनों का रेट वहाँ से भी लिया और मुझे ये दोनों चीज़ें पैकेज में 5,000 की मिली हैं। तो आप देख लें, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यही चीज़ ले रहा था लोकली तो इतना चूना लगाते हैं कि ये एक चीज़ वो 8,000 की दे रहे थे, जबकि मुझे वहाँ ये 5,000 के अंदर दोनों चीज़ें मिल गई। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक नोट किया है या नहीं किया है, लेकिन इस गाड़ी की जो स्क्रीन है वो है हमारी क्रैक।
ये देखें। तो इसका जो मैंने एस्टिमेट लिया है, इसकी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 3 क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी सॉरी, जो हमारे टेक्नो मोबाइल का ब्रांड है वो बना रहा है, और वो इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो 14,000 की दे रहे हैं। उसके बाद जो इसकी सेकंड कॉपी आ जाती है, वो आती है जिसके ऊपर होंडा का मोनोग्राम लगा होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक मोनोग्राम नज़र आएगा। ये सब मिरर्स के ऊपर जो जेन्युइन होगा वो यही वाला लोगो आपको मिलता है, होंडा सेंट गोबेन सिक्योरिट का, ठीक है। लेकिन जब भी रिप्लेस होगी आपको स्क्रीन कहीं पे भी, तो आपको ये वाला लोगो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर होंडा का लोगो लगा हुआ आ रहा है और जो सेकंड कॉपी है वो आपको मिल रही है अराउंड अबाउट 15,500 की। उसके बाद जो एक इसमें फ़र्स्ट कॉपी आती है, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है, वो है अराउंड अबाउट 18,000 की, 18 to 19,000 है उसकी प्राइस। और जो अगर आपने नई इसकी जेन्युइन ही डलवानी है, तो इसकी जेन्युइन स्क्रीन जो है वो भी 26,000 के ऊपर लाइक आ रही है। तो कीप इन माइंड, ये चीज़ें जो हैं ये इसकी मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। फ्रंट लाइट्स इसकी 25,000 से लेके 30,000 तक आपको ब्रांड न्यू मिल जाती हैं। और बोनट का मैंने पता किया था, बोनट और ये दरवाजे और ये चीज़ें इसकी काफ़ी मुनासिब प्राइस पे आपको मिलती हैं। बोनट आपको इसका 20,000 का मिल जाता है, सेम दरवाजे जो हैं वो आपको इस तरह से इसी प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों से आइडिया हो जाता है कि इसकी मेंटेनेंस कोई कितनी ज़्यादा है। सस्पेंशन का मैंने आपको A to Z बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंजन और गेयर बॉक्स है इस गाड़ी का वो बहुत सस्ता है। सबसे मज़े की बात ये है, मैं आपको इसका इंजन बेबी दिखा देता हूँ। इसकी जो हेड असेंबली है वो अभी राउंड अबाउट 1.25 लाख पे लाइक आ रही है, ठीक है। जबकि आप इससे पुराने मॉडल की जो CF है उसकी हेड असेंबली भी लेने चले जाएँ तो वो 160 to 170 की आपको मिलेगी। और ये वाली जो आपको हेड असेंबली है वो राउंड अबाउट 1.25 लाख तक मिलती है। एंड सोने पे सुहागा ये है कि इसका जो गेयर बॉक्स है वो भी नहायत ही सस्ता है। ये ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ है, और मैंने वैसे ही वहाँ पे चलते फिरते पता किया था, तो इसका जो गेयर बॉक्स है वो 60,000 का आपको ब्रांड न्यू मिलता है, ठीक है। हाँ सॉरी, ब्रांड न्यू नहीं है, सच काबली होते हैं जो बिलालगंज में आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो ब्रांड न्यू कंडीशन में होता है वो 60,000 में है। अगर आप इसी का गेयर बॉक्स रिपेयर की तरफ जाते हैं या उसको बिल्कुल आप कहते हैं कि मैंने A to Z नया करवा देना है, तो 35,000 से 40,000 के अंदर आपको इस गाड़ी का ऑटोमेटिक का गेयर बॉक्स साफ़ सुथरा करके ब्रांड न्यू करके दे देते हैं। तो ये हमारा इंजन बे, ये हमारा बोनट, ये हमारे कुपों की सील्स, ठीक है। ये हमारा पावर जिसको हर वक्त बीमारी रहती है और ये तेल लीक करता रहता है। अभी भी ये देखें नीचे गया हुआ है। मैंने इसका गाड़ी का पावर का काम करवाया है, स्टिल ये कहीं ना कहीं से लीक हो गया, और अभी मैंने दोबारा बिलालगंज इसको लेके जाना है दोबारा से ये काम करवाने के लिए। ऑल दो वो मेरे से कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि मैंने उनसे करवाया था और अभी गारंटी में था। तो आ जाए जी, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको देते हैं इस गाड़ी का एक ड्राइविंग इम्प्रेशन। तो नहीं जी, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। ये है इसका खूबसूरत सा मीटर, जो कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर ही डबल ट्रिम में आया था, और ये है इसकी स्टार्टिंग। अच्छा, इसके मीटर भी काफ़ी सस्ते हैं। नीचे वाले का खैर अभी मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता क्योंकि मैंने पता नहीं किया था, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट ऊपर वाला जो इस गाड़ी का मीटर था वो ख़राब हो गया हुआ था, और ये ऊपर वाला आपको कंप्लीट नया मीटर बिल्कुल ब्रांड न्यू जो होता है वो 9,000 का मिलता है, सेम वही बिलालगंज से। तो ये हमारा जी, इस पर एंड्रॉयड लगी हुई है जो जेनवन VTI और प्रॉस्मेटिक होती है। उसके अंदर अराउंड अबाउट 6 इंचज़ की है गैस, या वो काफ़ी छोटी होती है, इतनी सी स्क्रीन होती है उसकी। वो इसकी जेनवन नेविगेशन के साथ आती है। इसके अंदर हमने खैर एंड्रॉयड लगवाया हुआ है, तो गाड़ी में बैठ के आपको इस तरह का फील होगा, ठीक है। ये इसका गेयर है, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी इसके काफ़ी स्पेशियस रूम है, जो कि आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, ठीक है। नहायत ही स्लीक और प्रिसीजन से ये गाड़ी बनी हुई है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपके कुछ भी चीज़ें आपने रखनी है तो उसके लिए एक अच्छा सा एक उन्होंने लगेज स्पेस दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे कॉइन्स रखने की जगह भी मिलती है, ठीक है। मैंने खैर अपनी की रखी हुई है,
एक आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। उसके अलावा इसके ऊपर आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस मिलती है। उसके बाद हमारे डोर्स के अंदर भी एक काफ़ी अच्छी सी जगह है जिसमें मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हुए हैं, तो मुझे साफ गाड़ी बहुत पसंद है। उसके बाद ये आपको कंपैरिजन के लिए है, ये एक पूरा टिश्यू का बॉक्स है और ये इसका काफ़ी स्पेशियस सा डैशबोर्ड है। तो ये गाड़ी के अंदर काफ़ी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, आपको कोई भी कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि यार कोई चीज़ है मैं गाड़ी में रख नहीं सकता। यहाँ पे आपका सनरूफ का बटन आ जाता है, ठीक है, ये आपकी लाइट्स का बटन है और यहाँ पे आपको मिरर भी मिलता है सनशेड के अंदर, ड्राइविंग साइड में एंड पैसेंजर साइड पे दोनों तरफ आपको मिरर मिलता है। अच्छा, ये भी इसका वैनिटी मिरर है। बेसिकली ये रात को अगर आपको लाइट पड़ती है तो आप इसको यूँ करेंगे तो ये आपको एक ब्लैक सा विजन देता है, जिससे जो पीछे से आपको लाइटें पड़ती हैं वो थोड़ी सी डिम हो जाती हैं। तो ये हमारी प्यारी सी हैंड ब्रेक है। तीसरा इसका मैंने आपको बताया नहीं, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसका, ये जो कवर है ये बहुत जल्दी उखड़ जाता है और ये मोस्टली आपको रिबॉनों का उखड़ा हुआ ही मिलेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको हैंड ब्रेक का पूरा जो लीवर है वो राउंड अबाउट 4000 का मिलता है। तो अब हम करते हैं गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव। तो ड्राइव से पहले हम कर लेंगे इसका सनरूफ बंद, और यहाँ पे आपको ड्राइविंग साइड का जो मिरर है वो ऑटो मिलता है, एक दफ़ा ऊपर करेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, बाकी सारे मैनुअल है वो आपको पकड़ के रखने पड़ते हैं। और जो गाड़ी का साउंड डैम्पनिंग है वो बहुत अच्छी है, आपको बाहर से बहुत ज़्यादा शोर वगैरह नहीं आता। और अगर आप लॉन्ग के ऊपर जा रहे हैं, आपके पास से कोई बस स्पीड से गुजर जाती है तो गाड़ी कोई भी किसी किस्म का झोला नहीं खाती है। जो आपकी छोटी या लेटेस्ट जनरेशन वाली गाड़ी हैं उनकी चादर हल्की है तो इस वजह से हो जाता है मसला। अच्छा, उसके अलावा काफ़ी लोग इन बटन्स का पूछते हैं इसके अंदर कि ये किस लिए हैं। मैं आपको इनका भी बता देता हूँ। जो बेसिकली ये वाला बटन है, इससे आप मीटर की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो कम कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। ये भी बिल्कुल रात होती तो आपको नज़र आता कि ये बिल्कुल डिम हो जाता है, और इसी से ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आप मैक्सिमम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका सेल रीसेट का बटन है वो बेसिकली जो आपको वहाँ पे आपकी ये ओडोमीटर है, ये उसको रीसेट करने के लिए जो ट्रिप ए और ट्रिप बी होती है, इसको मैं एक दफ़ा दबाऊंगा ये ट्रिप ए पे आ जाएगा, दूसरी दफ़ा दबाऊंगा ट्रिप बी पे आ जाएगा। मैंने रीसेट किया हुआ था इसलिए सेम है। अगर आपने कहीं पर डिस्टेंस मेजर करना है या कुछ इस तरह का काम करना है तो उसके लिए ये काम आता है। और अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। सेम अगर आप ट्रिप बी पे जाते हैं और इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये भी 0 0 हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम करते हैं अपनी ड्राइव शुरू। यहाँ से हम इसका गियर चेंज करेंगे, और जो मैं आपको बता रहा था ये अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये इसके पावर की है। अब आई डोंट नो ये माइक कैप्चर कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ये इस गाड़ी का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो इसके साथ बीमारी रहती है। तो बेहतर तो यही है आप इसको ईपीएस करवा लें, नहीं तो पावर नया डलवा लें, वो भी आपका साल निकाल ही जाता है अगर आप आराम से चलाते हैं गाड़ी प्यार से। अच्छा, ड्राइविंग कंफर्ट गाड़ी का नहायत मज़ेदार है, आपको ये चलाते हुए एक बहुत लग्जरी ड्राइव की फीलिंग आती है, और एम ही नहीं हर किसी को ये गाड़ी पसंद। और ये जो आपको एक कॉकपिट टाइप डैशबोर्ड मिलता है, इसकी एक अलग ही ग्रेस है, ये नेवर एंडिंग है। ये गाड़ी आप कभी भी नहीं कह सकते कि यार पुरानी फील होती है या लुक्स में आपको पुरानी फील ओल्ड फील करवाएगी, कभी भी नहीं करवाएगी। ये आपके सामने है। अगर आप इसमें बैठ के ये गाड़ी चला रहे हैं तो आप लेटेस्ट जनरेशन सिविक ले लें या जो मर्जी ले लें, ये गाड़ी पुरानी नहीं लगेगी। पिकअप गाड़ी का बहुत ही एक्सेप्शनल है। और ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, एबीएस परफेक्टली काम करता है। और अगर आपके ब्रेक पैड वगैरह डिस्क पैड वगैरह परफेक्ट है तो ये गाड़ी में आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आप इसको लॉन्ग के ऊपर लेके जाएं, इससे अच्छी गाड़ी कोई लॉन्ग के लिए मुझे नहीं फील होती। जो नई गाड़ियाँ वो तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन यूज़ मार्केट के अंदर और इसकी प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये एक नहायत ही एक्सेप्शनल गाड़ी है। तो ये हमारा छोटा सा ड्राइवर इम्प्रेशन था। एंड सेम मैं स्टिल आपको बता दूँ, 5.85 मेरी हाइट है और ये इसका आगे स्पेस है। अगर मैं सीट कम्प्लीटली पीछे करूँगा तो काफ़ी पीछे हो जाएगी,
और ये मेरी एक नॉर्मल के लिए ऐसे है। स्टीयरिंग बाकी इसका एडजस्टेबल है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ऊपर और नीचे एडजस्ट होता है। तो ये रही आपकी होंडा सिविक रीबॉर्न। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में। टेक केयर। एंड आज पहला रोज़ा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबको रमज़ान मुबारक। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों दूसरा या तीसरा रोज़ा होगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। ख्याल रखें और रोज़े रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।